और क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर आज हम चैप्टर 10 डिस्कस करने वाले हैं। दैट चैप्टर 10 इज कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स के मतलब क्या है, पहले इस चैप्टर के नेम पे हम बात करें तो हमने इससे पहले भी काफ़ी चैप्टर हमने डिस्कस किया हुआ है। केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल एनर्जेटिक्स, अलग अलग तरह के नामों में मतलब आते केमिकल आता है। केमिकल एनर्जेटिक्स का जो वर्ड है वो निकला है एनर्जी से। केमिकल एनर्जेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो भी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी या तवानाई उसके अंदर किस तरह से तब्दीली आ रही है, इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है केमिकल एनर्जेटिक्स के अंदर। इसको हम ये भी कह सकते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसी चैप्टर को हम एक और नाम दे सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है? थर्मोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमने काफ़ी सारी ब्रांचेस डिस्कस की हैं केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 के अंदर, लेकिन इस नाम से हमने कोई डिस्कस नहीं किया था। ये कोई मैं आपको एक न्यू टाइप आपको बता रहा हूँ आज केमिस्ट्री की, थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं? थर्मो वर्ड निकला है थर्म से। थर्म के मतलब होते हैं हीट। तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर हीट को, थर्म को भी पढ़ना शुरू कर दें, हीट एनर्जी चेंजेस को भी पढ़ना शुरू कर दें, फिर वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहलाएगी थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में। थर्मोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। अब क्या एक चीज़ होती है केमिकल रिएक्शन और एक हमारे पास होता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। दो वर्ड से निकला है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या है कि थर्मल चेंज भी आएगा और साथ में केमिकल चेंज भी आएगा। हमेशा इस तरह के रिएक्शंस नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिनको हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जो थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, जिसमें केमिकल एनर्जी चेंजेस के साथ हीट एनर्जी चेंजेस भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं। इसमें दो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, मटेरियल तो चेंज हो रहा होता है और मटेरियल के साथ साथ जो है वो हीट एनर्जी, इसकी चेंजेस भी हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभार सिर्फ मटेरियल चेंज होता है, हीट एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेट से एक लोहा रखा हुआ है, लोहे का पीस है। अब लोहे के पीस में हवा या पानी लगने की वजह से उसमें जंग लग गया। तो लोहे में जंग लग जाना एक केमिकल रिएक्शन है। लोहे में जंग लग गया तो ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जब लोहे में जंग लगता है तो ना ही लोहे का टेम्परेचर बढ़ता है ना ही कम होता है। मतलब एक लोहा आयरन तो रस्ट में कन्वर्ट हो गया, लोहा जो है वो जंग में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उस आयरन के टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आई, वेरिएशन नहीं आई। इसका मतलब वहां पर जस्ट मटेरियल चेंज हो रहा है, हीट एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट एनर्जी में चेंजेस आती है, मटेरियल भी चेंज हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे आटे को रोटी में कन्वर्ट करना, आटा है ना फ्लोर, आटे को रोटी में कन्वर्ट करना। जब आटे को तुम रोटी में कन्वर्ट करते हो तो मटेरियल चेंज हो जाता है, आटे की शक्ल रोटी की शक्ल अलग होती है। और मटेरियल चेंज होने के साथ हीट एनर्जी चेंज भी तो आता है उसके अंदर है, क्यों? चूंकि आप उसमें हीट एनर्जी आप दे रहे होते हो तब जाकर आटा रोटी में कन्वर्ट होता है। तो वो जस्ट एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन है क्योंकि थर्मल चेंज आ रहा है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, माचिस का जलना, द बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक। माचिस जब तुम जलाते हो तो माचिस में वो जो लकड़ी जो है वो कोयले में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लैक हो जाता है वो। तो मटेरियल तो चेंज हो रहा है और उसके साथ हीट एनर्जी चेंज भी हो रहा है ना। जब माचिस जलता है तो टेम्परेचर में इजाफा होता है, गर्मी में इजाफा होता है माचिस के जलने से, वो हीट एनर्जी दे रहा होता है, हमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो इसका मतलब माचिस का जलना, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन किन रिएक्शंस को कहते हैं? जिसमें मटेरियल चेंज के साथ हीट एनर्जी चेंज भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। और चैप्टर 10 में उसी तरह के रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर टाइप्स की बात की जाए कितनी तरह के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो दो तरह के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक हम लोग कहते हैं वन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो का जो वर्ड है ना वो EN से, एंडो का मतलब आप समझ लो EN से मुराद है एंटर। एंटर के मतलब क्या होता है? एंटर के मतलब होते हैं दाखिल होना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट एनर्जी दाखिल होती है रिएक्टेंट के अंदर, या हम ये भी कह सकते हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड। वो तमाम रिएक्शन जिनके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपको हीट एनर्जी देनी पड़े।
हीट एनर्जी दोगे तो वर्क डन होगा, वरना फिर नहीं होगा। अब एग्जाम्पल, पहले तो डेली लाइफ से हम देख सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एग्जाम्पल है डेली लाइफ से जिसमें हीट एनर्जी आपको देनी पड़ती है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कुकिंग, खाना पकाना। खाने पकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। हीट एनर्जी दोगे तब जाकर जो है वो खाना पकेगा। बिरयानी बनानी है, रोटी बनानी है, चाय बनानी है, कुछ भी बनाना है तो आपको हीट एनर्जी देनी पड़ती है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना रिएक्टेंट में, तब जाकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको फिर हम कहेंगे। ठीक है, केमिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट में आप क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड उसको कर रहे हो, तब जाकर वो प्रोडक्ट बन जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि आपने रिएक्टेंट को हीट दिया है और वो जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हीट एनर्जी रिएक्टेंट में एंटर हो रही है जाकर। इसका मतलब ये, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या इसका एक और तरीका लिखने का होता है कि आप बजाय हीट, आप यहाँ रिएक्टेंट में लिखने के आप हीट कभी कभार जो एरो के ऊपर लिख देते हो। मिसाल के तौर पे जिस तरह से अगर आपने एरो बनाया है, रिएक्टेंट लिखा है आपने, दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि आपने रिएक्टेंट लिखा है और रिएक्टेंट लिखने के बाद अब एरो के ऊपर आप हीट लिख दो और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। उसका मतलब यही हो रहा है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्टेंट के अंदर। या अगर आप हीट नहीं भी लिखना चाहते तो बहुत सारे बच्चे डेल्टा एच लिख देते हैं इस तरह से। इसका मतलब ये होता है कि आप हीट एनर्जी की चेंजेस में अप्लाई कर रहे हो, हीट एनर्जी चेंज आ रहा है। अच्छा, राइट साइड पे इसके डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। ये डेल्टा एच की क्या चीज़ होती है, आगे जाकर मैं लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। ये डेल्टा एच कहलाता है चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी से मुराद क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, कितना हीट रिलीज हुआ, उसको हम किसी भी रिएक्शन के राइट हैंड पे साइड पे लिखते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू का नंबर लिख ले होते हैं किलो जूल पर मोल के अंदर। तो जो भी वैल्यू उसके अंदर आएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर वो वैल्यू प्लस में आ रही है तो उसका मतलब ये हो रहा है कि उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और यही माइनस में आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किसी भी केमिकल, किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती हो, जिसमें हीट एनर्जी आपको देनी पड़ती है। तो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब इसको हम किसी और, एक तो मैंने कुकिंग बता दी, दूसरे हमारे पास कुछ रिएक्शंस हमारे पास होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कुछ हमारे पास होते हैं जो कि एंडोथर्मिक होते हैं। देखो चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था। और डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक होना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है अपने एलिमेंट्स के अंदर। एक एलिमेंट डिकम्पोज हो जाता है अपने एलिमेंट में। एडिशन का उलट होता है ये डिकम्पोजिशन, सेकंड टाइप होती है रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। चैप्टर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, जो हमने याद किया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड टूट के एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब डिकम्पोजिशन अगर आप हीट देकर करो, अब डिकम्पोजिशन करना है तो कभी कभार आप हीट देते हो। जब किसी कंपाउंड को हीट करते हो तो हीट करने पर क्या होता है, वो कंपाउंड अपने एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। उसको फिर हम लोग कौन सा डिकम्पोजिशन कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट देकर आप डिकम्पोज कर रहे हो। अब ऐसा एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखो तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, जब आप उसको हीट करोगे, मैंने हीट यहाँ एरो के ऊपर लिख दिया, तो ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, CaO + CO2 के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड ब्रेक हो गया है सिंपल सब्सटेंसेस में, तो यहाँ पर इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आपको हीट देनी पड़ेगी। कैल्शियम कार्बोनेट को, लाइम स्टोन को जब आप हीट करते हो तब जाकर वो डिफरेंट कंपाउंड में ब्रेक होता है। तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए भी क्या आ जाएगी, भी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि हीट देनी पड़ रही है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। बस समझ में आ गया एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट बिल्कुल इसका एक रिवर्स हमारे पास एक रिएक्शन होता है, जिसको मैं यहाँ पर सेकेंड टाइप में डिस्कस करूंगा, एंड दैट सेकेंड टाइप इज कॉल्ड व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बिल्कुल इसका टोटली इसका रिवर्स है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज टोटली रिवर्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ना याद कैसे रखेंगे, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, शुरू के दो अल्फाबेट्स बस, EX मतलब हो गया एग्जिट, जैसे एंडो मतलब हो गया एंटर, तो एक्सो मतलब एग्जिट। एंडो मतलब एंटर, एंटर मतलब दाखिल होना, जिसमें हीट एंटर हो, हीट दाखिल हो। और एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, जिसमें हीट बाहर निकले रिएक्टेंट में से। सिंपल, आराम से याद हो जाएगा।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट इज रिलीज या एग्जिट कह सकते हो, जिसमें हीट एवॉल्व होती है, रिलीज होती है, हीट एनर्जी खारिज होती है, देनी नहीं पड़ती है, आपको हीट एनर्जी मिलती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस रिएक्शन में, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके लिए डेल्टा एच एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा कैसी होती है भाई? नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है एंथैल्पी वैल्यू उसके लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात कर लो, पहले घर की एग्जाम्पल देखते हैं, कोई ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो घर में कोई ऐसा रिएक्शन कर सकते हैं कि हीट एनर्जी उसमें रिलीज हो, हमें देनी नहीं पड़े, हीट एनर्जी हमें मिले, ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, कोई ऐसा रिएक्शन घर में कर सकते हैं? किसी को समझ में नहीं आ रहा? बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, माचिस का जलना, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब माचिस की तीली को जब तुम जलाते हो, हीट तो नहीं करता ना, माचिस जैसे ही जलता है तो जलता है वो आपको हीट दे रहा होता है, वो हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना उसके अंदर से, अब्सॉर्ब तो नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ मैच स्टिक या बर्निंग ऑफ सुई गैस। अच्छा, अब आप बोलोगे सर हीट एनर्जी, मेरी मिसाल के तौर पे बच्चे ये बात समझ नहीं पाते, बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें तो हीट एनर्जी आपको इसमें भी देनी पड़ती है, मिसाल माचिस को जलाना है तो माचिस को मतलब एक माचिस को जला के दूसरा माचिस उस पर रखते हैं तब वो जाकर जलता है, तो हीट एनर्जी तो उसमें भी अब्जॉर्ब हो रही है उसके अंदर, तब जाकर जल रहा है वो। सुई गैस को जलाना है, सुई गैस को जलाना है तो सुई गैस को जलाने के लिए भी पहले माचिस मारना पड़ता है फिर जाकर वो जलता है, तो हीट तो देनी पड़ेगी उसको भी। तो सारे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कहाँ हो गया कोई? ये हर बच्चे का माइंड इस तरह से चल रहा होता है। तो भाई देखो, स्टार्टिंग रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए समटाइम्स कभी कभार थोड़ा सा स्पार्क नीड होता है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, वरना रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा ना। तो माचिस को जो हल्का सा आप रगड़ प्रोवाइड करते हैं वो स्टार्टिंग में हल्का सा हीट ले रहा होता है वो, उसके बाद बहुत सारी हीट बाहर भी तो देता है। माचिस को जलाने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए ना, उससे कहीं ज़्यादा वो जलने के बाद आपको दे रहा होता है। वो तो हल्के से चिंगारी से ही माचिस जल जाता है, लेकिन उसके बाद देता भी तो कितना है। सुई गैस का जलना देखो, हल्के से माचिस की मतलब चिंगारी मारो तो सुई गैस जल जाएगी, लेकिन उसके बाद कितनी देर तक हीट एनर्जी आपको मिलती रहती है। बाइक वगैरह जो चला रहे होते हैं लोग, जब बाइक चलाते हैं तो बाइक के अंदर फ्यूल है, उसके अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, बाइक के अंदर भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, पेट्रोल जल रहा होता है इंजन के अंदर, तभी इंजन गर्म सा हो रहा होता है। लेकिन अब वो डायरेक्टली अपने आप वो नहीं जल जाता, उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए जलाने के लिए, उसके लिए फिर एक बाइक में स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग से एक चिंगारी निकलती है, जब वो ना जब बाइक चलाने के लिए किक मारा जाता है बाइक को, पहले जैसे वो किक मारते हैं ना, किक मारने से क्या होता है, स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलती है जो जाती है पेट्रोल पे। वो चिंगारी जैसे ही लगती है पेट्रोल पे, पेट्रोल जलना शुरू हो जाता है, बाइक ऑन हो जाती है। उसके बाद जब तक गाड़ी चलाते रहे वो बाइक चलती रहेगी, जब बंद होगी गाड़ी फिर दोबारा किक मारना पड़ता है, वरना आप सदर जाके सीव्यू जाके होके आ जाओ, वो गाड़ी बंद होती है, ऐसे ही होता है ना। तो इसका मतलब कि हल्की सी एनर्जी तो देनी पड़ती है ना, उसके बाद एनर्जी में आपको हीट एनर्जी लंबे अरसे तक मिलती रहती है। तो माचिस का जलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक नहीं है, ठीक है। और इस तरह से दूसरा एक्सप्लोजन, जो धमाके होते हैं, ये भी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। धमाके का होना, एक्सप्लोजन का होना, बम पटाखे जो फटते हैं उसमें भी हीट एनर्जी खारिज होती है ब्लास्ट की वजह से किसी भी, तो एक्सप्लोजन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरा रेस्पायरेशन, सांस लेने का अमल, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सांस लेने का अमल, जो कि आपको पता है इसमें जो ऑक्सीजन गैस होती है ना वो जला रही होती है ग्लूकोज को, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है, इससे रेस्पायरेशन अगर आपने बायो में पढ़ा है तो। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए जो बाहर की हवा है वो ठंडी है, ठंडी हवा आप जो है वो इनलेट कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, उसके बाद लंग्स में जा रही है, उसके बाद कंबस्शन हो रहा है, उसके साथ सारा मामला आप जानते हो। उसके बाद जो आप एक्सहेल कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो ठंडी है कि गर्म है? गर्म है। बाहर की हवा ठंडी है लेकिन आपकी फूंक गर्म है, फूंक गर्म होती है बाहर की हवा से, क्यों? चूंकि रिस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज करता है ये, तभी तो फूंक गर्म होती है आपकी बाहर की हवा से, सिंपल सी बात है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अगर हम बोले मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, तो ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक है? बर्फ का पिघलना, गलत बता रहे हो, एंडोथर्मिक है। बर्फ पिघलता तो हीट थोड़ी ना खारिज करता है, बर्फ को पिघलाने के लिए हीट देना पड़ता है, सिंपल सी बात है। बर्फ पिघलेगा तो हीट खारिज नहीं करेगा, वो बर्फ पिघलने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछे ना मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा प्रोसेस है, तो हमें लिखना पड़ेगा एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक थोड़ी ना है। हीट एनर्जी उसमें देनी पड़ रही है, जिसमें हीट एनर्जी देनी पड़े वो एंडोथर्मिक है, जिसमें मिले वो एक्सोथर्मिक है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये पेपर में इस तरह से आपको लिखना है, पेपर में आपको इक्वेशंस लिखनी है, तो इक्वेशंस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोयले का जलना, ये भी आपके बर्निंग ऑफ कोल, ये भी क्या है भाई? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो सी होता है कार्बन, कोयला, और
आपको पता है कंबस्टन रिएक्शन जितने भी होते हैं, मैं चौथा लिख देता हूँ यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट, कंबस्टन रिएक्शन जितने भी होते हैं सारे कंबस्टन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, हीट रिलीज होती है। अपने 5वां पॉइंट पढ़ा भी था उसमें ना, कंबस्टन रिएक्शन क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वहाँ पर हमने प्लस हीट आखिरी में हम लिखते थे प्रोडक्ट में, क्योंकि हीट रिलीज हो रही होती है उसके अंदर। जैसे कोयले का जलना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ हीट रिलीज होगी तो प्लस हीट लिख देंगे। कुछ और भी आप जला सकते हो, आप कार्बन ना जलाओ, आप सल्फर जला लो, S प्लस O2 क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस हीट, और दोनों में डेल्टा H कैसा आएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। इस बात को बताने के लिए कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बात समझ में आएगी क्या फर्क एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, क्लियर है।